मेरा नाम हमीद है और मेरी दुकान पूरे इलाके में ऐसी दुकान थी जो सारी रात खुली रहती थी। यह दुकान आम दुकानों जैसी नहीं थी बल्कि एक ऐसी जगह बन चुकी थी जिसे लोग अजीब नजरों से देखते थे। दिन में यह दुकान बिल्कुल सामान्य लगती थी बच्चों के लिए। चिप्स, बिस्कुट, टॉफियां और बड़ों के लिए रोजमर्रा की चीजें, सब कुछ यहाँ मिलता था। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगता और गलियों में सन्नाटा छा जाता, तो मेरी दुकान एक डरावना मंजर पेश करने लगती थी। लोग अक्सर हैरानी से पूछते कि तुम रात को दुकान क्यों खोले रखते हो और खुद यहाँ बैठे क्यों रहते हो, जबकि उस वक्त तो सारे लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। कोई ग्राहक नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, कभी तूफानी हवाएं चलती हैं, कभी सर्दी हड्डियों में उतर जाती है और कभी इतनी खामोशी छा जाती है कि इंसान को अपनी सांसों की आवाज भी डरा देती है। लेकिन तुम हर हाल में यहीं बैठे रहते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम थकते नहीं? तुम सो भी नहीं पाते? तुम्हें आखिर क्या मिलता है इस सब में? मैं उनके हर सवाल पर सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो आम लोग न तो समझ सकते हैं और न ही यकीन कर सकते हैं। एक दिन एक मीडिया वाला मेरी दुकान पर आया। उसके साथ एक कैमरामैन भी था और वह कहने लगा कि हम आपकी इस रात वाली दुकानदारी पर एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए भी एक रहस्य है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें कौन से ग्राहक आते हैं? क्या तुम्हें कभी कुछ गैर मामूली नजर आया है या कोई राज की बात है जो तुम छुपा रहे हो? मैंने उन दोनों को बैठने को कहा और कहा कि मैं आपको सब कुछ बताता हूं, लेकिन शर्त यह है कि जो कहानी मैं सुनाऊंगा वह दिल से सुनना होगा, क्योंकि सच सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, दिल भी खोलना पड़ता है। मैंने बात शुरू की और कहा कि जब मैंने यह दुकान बनाई थी तो मेरा ख्याल था कि यहाँ बहुत अच्छा कारोबार चलेगा, क्योंकि जगह चौराहे के बिल्कुल करीब थी और रात के वक्त कुछ न कुछ लोग निकलते रहते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ न हुआ। यह दुकान दिन में भी सुनसान रहती थी और शाम होते ही जैसे यहाँ मौत तारी हो जाती थी। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद 1-2 महीने में चल जाएगी, लेकिन महीने गुजरते गए और दुकान के खर्चे भी पूरे न हो सके। यहाँ पर सिर्फ कभी कभार बच्चे आते थे जो थोड़े बहुत पैसे लेकर चीजें खरीदने आते, लेकिन वे भी ज्यादा देर नहीं रुकते। मैं परेशान हो गया था, क्योंकि इस दुकान पर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी और अगर यह न चली तो मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा। जब मैंने यह दुकान खरीदी थी तो उस वक्त मुझे यह जगह बहुत सस्ती मिली थी और मुझे लगा था जैसे मुझे किस्मत की तरफ से कोई मौका दिया गया है। लेकिन बाद में लोगों ने मुझे बताया कि इस जगह पर पहले एक घर था जो बहुत अजीब सा था और उसमें एक औरत रहती थी जो काले जादू की माहिर थी। लोग कहते थे कि वह शैतान से दोस्ती करने की कोशिश करती थी और उसने कई बार ऐसे तंत्र किए जिनके बाद यहाँ कुछ दरवाजे खुल गए थे जो कभी बंद न हो सके। उस औरत की लाश उसी घर के कमरे में मरी हुई हालत में मिली थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई निशान न था, जैसे वह मरी ही नहीं बल्कि किसी और जहान में खो गई हो। इस वाकये के बाद कई लोगों ने उस घर को खरीदने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब होता था। कभी खरीदार पागल हो जाता, कभी कोई खानदान गायब हो जाता, कभी लोगों को लगता कि इस घर में एक साथ बहुत से परिवार रह रहे हैं, लेकिन जब अंदर जाकर देखा जाता तो घर खाली होता था। आखिरकार उस घर को तोड़ दिया गया और जमीन को बिक्री के लिए रख दिया गया और वही जमीन मैंने खरीदी, क्योंकि मुझे ऐसी बातों पर यकीन न था। मैं हमेशा कहता था कि सबसे बड़ा भूत गरीबी है और जिस पर गरीबी का साया हो उसे किसी और साये से क्या डर हो। मैंने यही सोचकर अपना सब कुछ इस जगह पर लगा दिया। लेकिन जब काम न चला तो मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी। मैं दिल बर्दाश्ता होने लगा, मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को बदल दिया और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यहां तक तो सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा पहले होता रहा था, यानी ग्राहक कम थे, वक्त गुजारने के लिए बस काउंटर पर बैठा रहता था और ध्यान बाहर की सड़क या अंदर की खाली अलमारियों पर रहता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी समझ को चकरा कर रख दिया। मैं हमेशा की तरह रात के आखिरी पहर दुकान में अकेला बैठा था। हर तरफ खामोशी का राज था। सड़क सुनसान थी और हवा भी बंद हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि अब दुकान बंद करके घर चला जाना चाहिए, क्योंकि ग्राहक तो आज कोई आया नहीं और रात भी काफी गुजर चुकी है। मैं काउंटर पर कोहनी टिकाए ऊँघने लगा था कि अचानक मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने चौंक कर आंखें खोलीं और देखा कि दुकान के एक कोने में एक छोटी सी बच्ची अपनी नन्ही सी ट्रॉली के साथ खड़ी है। वह बिल्कुल तन्हा थी और 5 साल से भी कम उम्र की लग रही थी। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, बाल संवारे हुए थे और चेहरे पर
एक ऐसी मासूम मुस्कान थी जो दिल को तुरंत अपनी तरफ खींच लेती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बहुत ही महंगी चीजें अपनी ट्रॉली में डाल रही थी, वो चीजें जो आमतौर पर बच्चे नहीं चुनते, और वो भी ऐसी जो बाहर के देशों से आती थीं और बहुत कम लोगों को उनके बारे में जानकारी होती है। वह बेहद ध्यान से चॉकलेट, बिस्किट और दूसरी पैक की गई चीजें उठा रही थी, और उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो पहले भी ये सब खरीद चुकी हो, या जैसे वह इस जगह को अच्छी तरह जानती हो। मैंने हैरानी से उसे देखा और मन में ख्याल आया कि ये बच्ची आई कहाँ से है। मैंने दुकान के दूसरे हिस्से को देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया, क्योंकि दुकान में शेल्फ इस अंदाज में लगे थे कि अगर कोई दूसरी तरफ होता तो सामने से दिखाई नहीं देता। मैं उस बच्ची के करीब गया और नरमी से पूछा, बेटा, आप किसके साथ आई हो? तो वो कुछ नहीं बोली, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखती रही और हंसती रही, जैसे मेरे सवाल में कोई दिलचस्पी ही ना हो। और फिर से वह चीजें ट्रॉली में डालने लगी। मैं थोड़ा घबरा गया और वापस काउंटर पर आकर बैठ गया। सोचा शायद उसके साथ कोई हो जो अभी दूसरी तरफ होगा और वह खुद थोड़ी देर बाद काउंटर पर आ जाएगी। लेकिन जब मैंने दोबारा उस जगह की तरफ देखा तो बच्ची गायब हो चुकी थी। मैं तुरंत अपनी जगह से उठा और पूरे स्टोर में तलाश किया, हर अलमारी के पीछे, हर कोने में, हर तरफ झांका, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। दुकान का एक ही दरवाजा था जो मेरे ठीक सामने था, और मैं खुद उसी के सामने बैठा था, इसलिए यह मुमकिन ही नहीं था कि वो बच्ची बाहर गई हो और मुझे नजर न आई हो। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा और दिल में एक अजीब सा डर महसूस करने लगा। वो बच्ची बेशक आम बच्ची लग रही थी, लेकिन उसकी खामोशी, उसकी मुस्कान और उसका महंगी चीजों का चुनाव सब कुछ बहुत असामान्य था। मैंने वो बात घर जाकर सबको बताई तो सबने हंसते हुए कहा कि शायद मुझे वहम हुआ है, क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहे तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आ गया है, या शायद मैं ऊँघ रहा था और सपना देख लिया। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात गहराई से बैठ गई और मुझे उस रात के बाद दुकान की हर चीज कुछ अलग सी लगने लगी। एक रात फिर ऐसा हुआ कि आधी रात का वक्त था और दुकान बिल्कुल खाली थी। अचानक एक बाबा जी अंदर आए। उनकी कमर झुकी हुई थी। वो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। उनका सिर झुका हुआ था और चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे चलते हुए अलमारियों के पास गए और कुछ चीजें उठाईं। वो चीजें लेकर काउंटर पर आए और बिना कुछ बोले वहीं खड़े रहे। मैंने बिल बनाया और उनसे पैसे लिए, लेकिन उन्होंने जितनी चीजें ली थीं उससे कहीं ज्यादा रकम निकालकर मेरे हाथ पर रख दी, जैसे वो मुझे देना चाह रहे हों। मैंने उनका शॉपिंग बैग बनाया और जैसे ही वो दुकान से बाहर निकले मैं भी तुरंत उनके पीछे गया ताकि उनके बाकी पैसे वापस कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, गली सुनसान थी। न दाएं ओर वो बाबा जी थे, न बाएं ओर, जबकि कुछ ही पल पहले वो रंग रंग कर धीरे धीरे चल रहे थे। अगर वो भागते भी तो इस उम्र और इस चाल में मुमकिन नहीं था कि वो इतनी तेजी से गायब हो जाएं। मैं काफी देर तक बाहर खड़ा उनकी तरफ देखता रहा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। ये वाकया पहले से भी ज्यादा अजीब था, और इसके बाद से मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। मैंने फिर भी ये सब घर वालों को बताया तो उन्होंने एक बार फिर वही बात कही कि शायद मुझे वहम हुआ है या मेरा दिमाग ज्यादा सोचने लगा है। उन्होंने कहा कि रात को अकेले बैठना छोड़ दूं और दुकान जल्दी बंद किया करूं, क्योंकि ये सब घटनाएं रात को ही होती हैं और मेरे दिमाग पर असर डाल सकती हैं। लेकिन मैं जानता था कि ये सब मेरे वहम नहीं थे, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा वो एक बार नहीं, बल्कि अब तो बार बार हो रहा था, और हर बार वो हकीकत लगता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल में पहले से मौजूद डर को एक नई शिद्दत से भर दिया। रात के कोई 12:30 बज रहे थे। दुकान में एक मध्य उम्र की औरत आई। उसके हाथ में एक छोटा सा पर्स था। वह अलग अलग रैक्स में घूम रही थी और चीजें चुन चुन कर शॉपिंग बैग में डाल रही थी। थोड़ी देर बाद वह मेरे काउंटर के पास आई और मुझे आवाज देकर कहा, सूखा दूध कहाँ रखा है? मैंने इशारा किया और कहा, वहां रखा है जहां सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी है, जो बिल्कुल सूखे दूध वाले रैक के सामने खड़ी है। वह महिला मेरी बात सुनकर एकदम चौंक गई और अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगी, जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। उसने कहा, कौन सी सफेद कपड़ों वाली लड़की? किसकी बात कर रहे हो? मैंने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, सामने देखिए, वो लड़की जो लंबे बालों में है, सफेद जोड़ा पहने खड़ी है, वही तो है रैक के पास। लेकिन उस औरत ने मेरी बात सुनकर एक कदम पीछे हटाया और कहा, वहां तो कोई भी खड़ा नहीं है, और आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? रात का समय है, मैं अकेली औरत हूं। अगर आप मजाक कर रहे हैं तो यह बहुत बुरा मजाक है। मैंने तुरंत सफाई दी कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो खुद उससे थोड़ी देर पहले बात कर चुका हूं। वह यहाँ शॉपिंग कर रही थी और काफी देर से खड़ी थी। मैंने खुद उसे चीजें देखते हुए देखा है। लेकिन जब मैंने दोबारा उस तरफ देखा
तो हैरानी से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वहां कोई भी मौजूद नहीं था। वह लड़की जो पहले वहां खड़ी थी, जिसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे, जिसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, वह गायब हो चुकी थी। न उसका कोई साया था, न कोई निशान। वह महिला गुस्से में बड़बड़ाती हुई बिना सामान लिए दुकान से बाहर निकल गई। लेकिन मेरी हैरानी की हद तब पार हो गई जब मैंने काउंटर के पीछे देखा, वही सफेद कपड़ों वाली लड़की फिर से लौट आई थी और वह मेरे पास आकर चुपचाप अपना शॉपिंग बैग रखने लगी। उसने सामान रखा और बिल मांगा। मैं चुपचाप बिल बना रहा था, क्योंकि मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। हाथ कांप रहे थे, माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा और जितनी कीमत बनी वह उसे बता दी। उसने चुपचाप पर्स से पैसे निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए और फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। मैं तुरंत दुकान के दरवाजे तक आया ताकि देख सकूं कि वह कहाँ जाती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, वह अंधेरे में ऐसे गायब हो गई जैसे धुआं धूप में घुल जाए। न उसके कदमों की आहट थी, न उसके अस्तित्व का कोई निशान। यह सब देखकर मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर दुकान के अंदर वापस चला गया। उसके बाद मैंने यह वाकया किसी से साझा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं यह बात अपने घर में या किसी जानने वाले को बताता, तो सब मुझे पागल समझने लगते। क्योंकि अब यह पहला मौका नहीं था कि मैंने किसी ऐसी हस्ती को देखा हो जो दूसरों को नजर नहीं आई हो, बल्कि अब तो मेरी दुकान पर ऐसे अजीब-ओ-गरीब ग्राहक रोज आने लगे थे। कुछ लोग आते थे जिनके चेहरे पर अजीब सा सुकून होता था, लेकिन उनकी आंखों में जिंदगी नहीं होती थी। उनकी चाल में एक अस्वाभाविक ठहराव होता था। उनके होंठ बंद होते थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वे मुझसे कुछ कहना चाहते हों। उनमें से कुछ ने अपनी आंखें छिपाने के लिए टोपी पहन रखी होती, कुछ ने चेहरे पर दुपट्टा लिया होता और कुछ ने बड़े-बड़े काले चश्मे लगा रखे होते थे। ये सब लोग आकर चीजें उठाते और चुपचाप काउंटर पर रख देते, न कुछ पूछते, न कुछ कहते, न मुस्कुराते और न ही नजरें मिलाते। उनकी मौजूदगी में दुकान का माहौल बदल जाता था। हवा रुक जाती थी, तापमान गिर जाता था और हर चीज जैसे सुस्त हो जाती थी। उनके जाने के बाद मेरे शरीर पर कपकपी छा जाती थी और कई बार तो मैं खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता कि यह सब मेरा वहम है। लेकिन फिर कुछ ग्राहक ऐसे भी आने लगे जो मेरे जैसे लगते थे, आम लोग, बातचीत करने वाले, सवाल करने वाले और किसी हद तक संतुष्ट और खुश मिजाज। लेकिन उनकी मौजूदगी और उन बिना आवाज वाले ग्राहकों की मौजूदगी में जमीन आसमान का फर्क होता था। क्योंकि वे चुपचाप लोग न कोई बात करते थे, न कोई मुस्कान, न कोई सवाल, बस आते थे, चीजें लेते थे, पैसे देते थे और चले जाते थे। और यह सब सिर्फ रात के समय होता था। दिन में मेरी दुकान एक आम दुकान लगती थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन रात के समय वही दुकान एक दूसरी दुनिया बन जाती थी। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था। अब मुझे पूरा यकीन हो चला था कि जो अजनबी रात की तारीकी में मेरी दुकान पर आते हैं, वे मांस और खून के इंसान नहीं हैं। वे किसी और जहान की, किसी और दुनिया की हवाओं जैसी मखलूक हैं। उनकी आंखों में एक खालीपन होता है, उनकी सांसों की आवाज नहीं आती और उनके अस्तित्व से हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो गई थी। मैं दिल ही दिल में दुआएं पढ़ता रहता और सिर झुकाकर बिल बनाता रहता। जैसे ही कोई ऐसा ग्राहक अंदर आता, मैं पहली नजर में पहचान लेता था। मेरे हाथ कांपते थे, मगर मैं हिम्मत नहीं करता था कि उनकी आंखों में देख सकूं। इसी तरह की एक और रात आई। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और एक कमजोर बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ कांप रहे थे और चलते समय उसकी हड्डियों में से चरचराहट सी सुनाई देती थी। उसने कुछ डिब्बे उठाए और बिल की अदायगी के बाद बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। उसके पीछे एक लंबा चौड़ा ग्राहक आया। उसके कंधे चौड़े और कदम मजबूत थे। उसने मेरी तरफ नजर उठाई और ठहरे हुए लहजे में कहा, बड़ी हिम्मत वाले हो। मैं घबराकर सिर उठाया। उसकी आंखों में जिंदगी की चमक थी और उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। वह बोला, फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं। लेकिन जो अभी सामान लेकर गई वो इंसान नहीं थी। मैंने बेझिझक पूछा, आपको कैसे पता? तो वह बोला, ऐसे मामलों के पीछे मैंने 20 साल गुजारे हैं। रूहों और सायों की पहचान अब मेरी फितरत बन चुकी है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और कहा, अजीब बात यह है कि इस शहर की किसी और दुकान पर यह मखलूक इस तरह नहीं देखी गई, तो फिर यहां क्या तलाश कर रही है? मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं खुद नहीं जानता, लेकिन यह मखलूक रात के वक्त आती है और जरूरत से ज्यादा भुगतान करके चली जाती है। इन्हीं पैसों से मेरी दुकान का खर्चा निकल आता है, वरना जिंदा इंसान तो मुझ तक आते ही नहीं। वो आदमी गहरी सोच में डूब गया और बोला, सुना है कि इस जगह पर पहले एक औरत रहती थी जो गुप्त तंत्र क्रियाएं करती थी।
लगता है उसने वाकई कोई दरवाजा खोल दिया था और ये सभी उसी दरवाजे के जरिए आते जाते हैं। तुम शुक्र करो कि अब तक सलामत हो, लेकिन याद रखना, अगर उनका स्वार्थ तुमसे जुड़ा हुआ है तो ठीक, वरना खतरा हो सकता है। मैंने डरते हुए कहा, मैं दुकान बंद तो नहीं करूंगा, मगर क्या मेरी जान महफूज रहेगी? वो आदमी बोला, जब तक उनके काम में रुकावट नहीं डालोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस दुकान खुली रखो और सवाल मत उठाओ। यह कहकर उसने कुछ आम चीजें उठाई, उनका बिल चुकाया और धीरे धीरे बाहर निकल गया। मैंने इस अजीब बातचीत का एक लफ्ज भी घर जाकर नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे दीवाना न समझ बैठें। अगली शाम वही मीडिया वाला फिर आ धमका। उसके हाथ में कैमरा और रिकॉर्डर था। उसने कहा, तुम्हारी कहानी में वजन है, लेकिन अगर मैंने ये रिपोर्ट चला दी तो लोग इसे एक सनसनीखेज मजाक समझेंगे और तुम्हारी दुकान भूतिया मार्केट के नाम से मशहूर हो जाएगी। बेहतर है इसे रहने दो। मैंने कहा, जो तुम मुनासिब समझो। इस दौरान हम 4 घंटे तक कुर्सियों पर बैठे इस रहस्यमयी सिलसिले पर बहस करते रहे और थकान दूर करने के लिए मैंने उसके लिए जूस मंगवाया। मैंने इंटरव्यू दे दिया था और दिल ही दिल में खुशी महसूस कर रहा था, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू था और वो भी किसी मीडिया वाले के साथ, मेरी दुकान के राज के बारे में। मैंने खुद को एक खास शख्सियत महसूस किया, जैसे अब लोग मेरी बात को सुनेंगे और मेरे अनुभव को समझेंगे। थोड़ी देर बाद मेरा बड़ा बेटा दुकान पर आया। उसके चेहरे पर कुछ जल्दी का एहसास था। उसने कहा, मम्मा कह रही हैं कि घर आ जाइए, मेहमान आए हुए हैं बड़ी आपा को देखने के लिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, देख नहीं रहे, मैं एक जरूरी काम कर रहा हूं। तुम्हारे पापा ने इंटरव्यू दिया है। साथ ही मैंने अपने बेटे को मीडिया वाले की तरफ इशारा करके बताया कि ये मेरे साथ बैठा मीडिया वाला है, तुम्हें शायद टीवी पर भी नजर आए। मेरा बेटा अचानक मेरी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर हैरानी और कुछ डर सा था। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा, आप किससे बात कर रहे हो? आपके सामने तो कोई नहीं बैठा। यह सुनकर मेरी आवाज बंद हो गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने बेटे की तरफ देखा और वो बस सिर हिला रहा था, जैसे कह रहा हो कि पापा, वहां वाकई कोई नहीं है। मैंने घबराकर दोबारा अपनी कुर्सी के सामने देखा, जहां कुछ पल पहले वो मीडिया वाला बैठा था, लेकिन वह अभी भी वहीं बैठा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने पसीने से भीगते हुए उसकी आंखों में देखा तो वो हंसने लगा और कहने लगा, हम कहाँ से आते हैं, ये तुम्हें अब समझ आ गया होगा, और याद रखना कि अब ये दुकान कभी बंद मत करना। जैसे ही उसने ये कहा, वह मेरी आंखों के सामने से ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में घुल गया हो। मेरी जुबान बंद हो गई, मेरा शरीर सुन्न हो गया, मेरी सांस जैसे थम गई और मैं वहीं कुर्सी पर बेहोश हो गया। जब होश आया तो दुकान के दरवाजे बंद थे और बेटा भी जा चुका था। मैंने खुद को संभाला और उस दिन के बाद से कभी दुकान बंद नहीं की, क्योंकि मैं समझ चुका था कि ये दुकान अब सिर्फ मेरी नहीं रही, ये उनके लिए एक रास्ता बन चुकी है। उनकी और हमारी दुनिया के बीच का एक दरवाजा, जो उस औरत के तंत्र से कभी खुला था और अब कभी बंद नहीं हो सकता। मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया था, और अजीब बात यह थी कि वक्त के साथ साथ मेरे डर में भी कमी आने लगी थी। उनका आना जाना मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वे अब भी आते हैं, शॉपिंग करते हैं, भुगतान करते हैं और चले जाते हैं। न कभी कुछ कहते हैं, न कभी मुझे परेशान करते हैं, और मैं भी उनकी तरफ कम ही देखता हूँ। बस अपने काम से काम रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो हद पार करे वो नुकसान उठाता है। इसलिए मैं हमेशा खामोशी से उनके आने का इंतजार करता हूँ और जो भी वे लेना चाहते हैं उन्हें दे देता हूँ, क्योंकि ये दुकान अब सिर्फ एक मिनी स्टोर नहीं, बल्कि भूतों की सुपरमार्केट है, और मैं उसका एकमात्र इंसान कैशियर हूँ। जब मैंने खुद को उनके बीच स्वीकार कर लिया तो मेरी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया। अब मेरे लिए रात का वक्त आम लोगों की नींद का समय नहीं, बल्कि मेरे कारोबार का शिखर बन चुका था। दिन भर मैं दुकान खोलता, लेकिन मुश्किल से 2-3 ग्राहक आते। कोई सिगरेट लेता, कोई दही पूछता, कोई 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ सस्ती चीजें लेता। लेकिन जैसे ही रात के 9 बजते, मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगती और मैं अपनी जगह पर संभल कर बैठ जाता। सब कुछ जैसे किसी छुपे हुए निजाम के तहत खुद ब खुद क्रम में आने लगता था। दुकान की लाइट थोड़ी मंद हो जाती थी, पंखे की आवाज धीमी होने लगती थी, और दरवाजे के बाहर से एक अनदेखी हवा चलने लगती थी, जैसे कोई काफिला करीब आ रहा हो। पहले एक साया नजर आता, फिर एक आवाज सी सुनाई देती, और फिर धीरे धीरे वे चेहरे दिखाई देने लगते जो दिन की रोशनी में मौजूद नहीं होते थे, लेकिन रात की अंधेरे में एक हकीकत का रूप ले लेते थे। वे आते थे और हमेशा खामोशी से खरीदारी करते थे। उनकी पसंदीदा चीजें वक्त के साथ बदलती रहती थीं। कभी वे बाहर के देशों की चॉकलेट मांगते, कभी अजीब पुरानी बोतलें,
कभी तेल वाले दिए, कभी हल्दी के पैकेट, कभी बालों में लगाने वाला कोई पुराना सा तेल, और कभी वो चीजें जो मेरे पास होती ही नहीं थीं, लेकिन किसी न किसी तरह अपने आप मेरी शेल्फ पर आ जाती थीं, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उनकी मांग को पहले ही पूरा कर दिया हो। अब मैं समझ चुका था कि यह दुकान उनके लिए सिर्फ एक खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि एक दरवाजा है उनकी और हमारी दुनिया के बीच, एक रास्ता जहां से वे अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं और बदले में इतनी रकम देते हैं कि मेरी जिंदगी का खर्च आराम से चलता रहता है। लेकिन कुछ महीनों बाद एक और बदलाव आया। एक रात जब दुकान में कुछ भीड़ थी और दो तीन साय खरीदारी में मशगूल थे, तो एक बच्चा अंदर दाखिल हुआ। वह 7 या 8 साल का होगा। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा दर्द छिपा था जैसे वह अपनी उम्र से कई गुना बड़ा दुख झेल चुका हो। वह आकर मुझसे बोला, अंकल, नमक कहाँ रखा है? मैंने इशारा किया, वहां आखिरी रैक पर पड़ा है। वह धीरे धीरे गया और नमक का छोटा सा पैकेट उठाकर मेरे पास आया और बोला, बस यही लेना है। मैंने उससे पूछा, और कुछ नहीं चाहिए? तो वह बोला, नहीं, बस यही काफी है। मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला जो किसी पुराने जमाने का लग रहा था और बोला, बस मेरे पास यही है। मैंने सिक्का ले लिया और कहा, ठीक है, जा सकते हो। उसने धन्यवाद कहा और जैसे ही दरवाजा पार किया वह गायब हो गया, जैसे वह कोई सपना था या किसी याद में खोई हुई तस्वीर। मैंने वह सिक्का उठाया और गौर से देखा तो वह किसी पुराने जमाने का सिक्का था जिस पर तारीख अभी दर्ज नहीं थी। उस रात के बाद वह बच्चा कई बार आया और हर बार कोई ना कोई ऐसी चीज खरीदी जो मामूली सी होती, लेकिन उसका लहजा, उसकी चाल और उसका व्यवहार कुछ और ही कहानी सुनाता था। उस बच्चे के आने के बाद दुकान पर एक नया सिलसिला शुरू हुआ। अब कुछ ग्राहक बात करने लगे, कुछ मुझे देखकर सिर हिलाने लगे और कुछ तो सलाम भी करते थे, जैसे हम दोनों अब एक दूसरे को स्वीकार कर चुके हैं और अब उनके दिल में मेरे लिए भी कोई अजनबीपन नहीं रहा। एक दिन मैंने हिम्मत करके एक सफेद कपड़ों वाली औरत से पूछा, क्या ये सब वापस भी जाते हैं जहां से आते हैं? तो उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें उनके पीछे कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम अभी जिंदा हो और जिंदा लोगों की दुनिया और उनकी दुनिया अलग है। तुम बस इस पार रहो और वे उस पार। जब तक संतुलन बना हुआ है, तुम सुरक्षित हो, वरना दरवाजा बंद हो जाएगा और तुम दोनों में फांस जाओगे। उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया था कि कोई सवाल नहीं करूंगा, बस दुकान खोलूंगा, बैठूंगा, जो आए उसे सामान दूंगा, जो जाए उसकी राह न रोकूंगा। अब तो कई बार ऐसा भी होता कि कोई नई आत्मा आती तो पुरानी आत्माएं उसे मेरा परिचय कराती। वे कहती, यह वही हमीद है जो दरवाजे के इस पार का दरबान है। यह न सवाल करता है न जवाब, सिर्फ अपनी दुकान खोलता है और हमसे पैसे लेकर सामान देता है। यह न हमें बुरा कहता है, न हमारी चालों से डरता है। अब तो जैसे मेरा नाम भी उनकी दुनिया में मशहूर हो चुका था और मैं वह पहला इंसान बन चुका था जिसने उनके साथ कारोबार कायम किया था। कभी कभी मैं रात को बैठा सोचता था कि क्या यह सब मैंने खुद चुना या मेरे मुकद्दर में लिखा गया था, लेकिन हर बार जवाब यही मिलता कि अब मैं इस दरवाजे का रखवाला हूं और जब तक दुकान खुली है संतुलन कायम है। मैं अब न डरता हूं, न हैरान होता हूं, क्योंकि जब हर रात दरवाजा खुलता है और वह अनदेखी मखलूक मेरी स्टोर में दाखिल होती है, तो मैं मुस्कुराकर उनका स्वागत करता हूं और दुकान की उस मेज पर खड़ा होकर वही करता हूं जो मैं बरसों से कर रहा हूं। क्योंकि यह दुकान अब सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक दर है, एक संपर्क है, एक नाजुक सरहद है जिंदगी और मौत के बीच। और यह हकीकत हमेशा याद रखनी चाहिए।